हाँ जी, नमस्कार। वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि है इंडस्ट्रियल माइनिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। चैप्टर 5 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का। आपको पता ही है कि अपन सीक्वेंशियली तो चल नहीं रहे। इससे पहले अपन ने चैप्टर 10 किया था, 11 कर लिया, 12 कर लिया, 13 कर लिया और अब बारी है चैप्टर 5 की। इसके बाद चैप्टर 7 करेंगे पहले। क्यों अपन 1 to 13 इसलिए नहीं चल रहे, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले उनको कर रहे हैं अपन। सो वी आर डूइंग करंटली चैप्टर 5, इसके बाद चैप्टर 7 करेंगे बाद में। ठीक है। तो चैप्टर 5 अभी आप देखोगे भी अगर इकोनॉमिक सर्वे में तो वैसे भी बहुत बड़ा चैप्टर है चैप्टर 5, है ना। और बड़ा तो है ही, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चैप्टर 5 शुरू करते हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल माइनिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडस्ट्रियल माइनिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ चैप्टर 5 शुरू करें। इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 5 एक बहुत अच्छे पॉजिटिव कोट के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ। और आपका आज का थॉट है कि मेहनत इतनी करो जैसे कोई खुदा नहीं, और सब्र ऐसा करो जैसे खुदा के सिवा कोई नहीं। मेहनत ऐसी करो जैसे कोई खुदा नहीं, और सब्र ऐसा करो जैसे खुदा के सिवा कोई नहीं। ठीक है, शुरू करें दोस्तों। समय के साथ आगे बढ़ते हैं बिना समय को बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा फालतू बातें नहीं करेंगे। ठीक है। सबसे पहला सवाल, राजस्थान आर्थिक सर्वे 2025 के अनुसार उद्योग क्षेत्र का राज्य सकल मूल्य वर्धन जीएसवीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में उद्योग यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? कितना है साहब? 2.48 लाख करोड़ है। कांस्टेंट प्राइस की बात करें अपन, स्थिर कीमतों पर 2.48 लाख करोड़। देखो, एज पर सर्वे ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एट कांस्टेंट प्राइस। देखो ये भी ध्यान रखना, अपना जीएसवीए जो कांस्टेंट प्राइस पे है वो कौन से साल का नापा जाता है? 2011-12 का। कितना है? 2.48 लाख करोड़। ठीक है। करंट प्राइस में 4.54 लाख करोड़। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना है? इंडस्ट्रियल सेक्टर का इतना परसेंट है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 40% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। किसके अंदर? देखो, पूरी जीएसवीए के अंदर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर का पार्ट है। तो जैसे इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं ना, एक तो आपका प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर माइनिंग वगैरह आता है, दूसरा आपका इंडस्ट्री यानी उद्योग क्षेत्र जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग और ये सारी चीज़ें आती है, तीसरा सर्विस जिसमें आपका ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट ये सब आता है ना, हॉस्पिटैलिटी, ये सब सर्विस सेक्टर में आता है। तो जो अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो कि इन जनरल वैसे तो 28% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, पर इस 28% का भी 40% यानी इसका भी 40% यानी लगभग लगभग आधे से थोड़ा सा कम, इतना पार्ट ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा है, इतना पार्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार ऑडियो वीडियो सॉरी ऑडियो विजुअल चेक कर लेते हैं। एक बार ऑडियो विजुअल चेक कर लेते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी तक तो सब कुछ ओके है, ऑल ओके। एक बार सॉरी ऑडियो विजुअल चेक कर लेते हैं। बढ़े अगले सवाल की ओर। सवाल पढ़िए आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी इन राजस्थान एंड हु रिलीजेज इट? राजस्थान में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी जो है, उसका आधार वर्ष कौन सा है? बताइए फटाफट।
2011-12 ये राजस्थान का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकाला जाता है, उसका बेस ईयर है। और निकालने वाली एजेंसी का नाम क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, NSO। ठीक है। IIP नापता क्या है? ये नापता है कि आपके लेवल, आपके देश में, या इस सवाल के कंटेक्स्ट में बात करें तो राजस्थान में इंडस्ट्री का लेवल क्या है। तो देखो, द बेस ईयर फॉर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन इज़ 2011-12। ये NSO रिलीज़ करता है हर साल की हर महीने की 28 तारीख को। और राजस्थान में DES यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय इस डेटा को कंपाइल कर रहा है। कब से? साल 1971 से। मैन्युफैक्चरिंग, मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज होल्ड करती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, 77%। अभी हमने पिछले सवाल में देखा था, इन जनरल उद्योग क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, अगर ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडिशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन उसके अंदर 40% है। पर अगर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 77% है ना। ये भी ध्यान रखना, सवाल ये भी पूछ सकता है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है? 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है? कौन कौन सी है भाई, बता दो। इसका मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, C3 फ्रेंच। C3 बोले तो कोल, क्रूड ऑयल और सीमेंट, ये तो हो गए C3 फ्रेंड्स। F बोले तो फर्टिलाइज़र, R बोले तो रिफाइनरी, I बोले तो, बताओ I बोले तो, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा I है ही नहीं, सॉरी। C3 फ्रेंड्स E ही है सिर्फ। E बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, और N बोले तो नेचुरल गैस, S बोले तो स्टील। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज आती है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे फटाफट। वेयर इज सेरामिक पार्क लोकेटेड अमॉन्ग 19, अभी आपको पता ही होगा, इस चैप्टर के पहले दूसरे पेज में लिखा हुआ है कि 19 नए औद्योगिक क्षेत्र इस्टेब्लिश किए रीको ने, है ना। रीको ने 19 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप किए। अब उनमें से बहुत सारे अलग अलग, सबके अलग अलग नाम हैं। पूछा गया है कि सेरामिक पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है या कहाँ पर इस्टेब्लिश किया है, तो गजनेर बीकानेर में किया है, ठीक है। कहाँ किया है? गजनेर बीकानेर में। अच्छा, तो ये गुंडी फतेहपुर कोटा में क्या है? यहाँ पर स्टोन और वेस्ट रिसाइकलिंग का प्लांट बनाया गया है। कहाँ पर? गुंडी फतेहपुर कोटा में, ठीक है। और रूपाहेली भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क बनाया गया है, टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। देखें आगे, ये वाली बातें लिखी हुई है। फतेहपुर कोटा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और ये सारे इंडस्ट्रियल एरियाज जो अभी 19 नए डेवलप किए हैं, सब किसने किए हैं? रीको ने, है ना। मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो, रीको, राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इस्टेब्लिश कौन से साल में हुआ था? बता दो। 1969 में हुआ था भाई, ठीक है। चलो ये तो साल तो मैंने बता दिया, अब आप डेट आप बता दो एग्जैक्टली डेट कब थी, क्योंकि ये पूछ लेता है कभी। अगला सवाल, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वन स्टॉप शॉप OSS? वन स्टॉप शॉप जो बनाया गया है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अंडर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन? देखो नाम से पता लग रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन का काम है इंडस्ट्री को प्रमोट करना। तो OSS ने कुछ ऐसा ही काम किया होगा जो इंडस्ट्री को प्रमोट करता है ना। तो इसका सही आंसर है टू फैसिलिटेट स्पीडी अप्रूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दैट आर मोर देन 10 करोड़ रुपीज़। 10 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को त्वरित मंजूरी प्रदान करना। ये काम किया है किसने? कि इस काम को करने के लिए बनाया गया है वन स्टॉप शॉप OSS। किसने बनाया? ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। पर्पज़ वैसे भी समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति अगर राजस्थान में इंडस्ट्री लगाना चाहता है
तो आपको पता ही है बहुत सारे लाइसेंस चाहिए, और बहुत सारे लाइसेंस के लिए अलग अलग जगह से जाना पड़ता है। जैसे आपको विद्युत विभाग में, बिजली विभाग में एक लाइसेंस के लिए जाना पड़ेगा, आपको जलदाय विभाग में पानी के लाइसेंस के लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ेंगे। और इस वजह से क्या होता है, ओवरऑल इन लोगों का, इंडस्ट्री लगाने वालों का टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट लेके आई है वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन स्टॉप शॉप, जहाँ पर ये सारे लाइसेंस आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे, अलग अलग चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कुल मिला के राजस्थान में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव हो जाएगा जी। चलो आगे वही बात लिखिए। 10 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है। और जो 1 से 10 करोड़ तक के है, यानी इससे कम के हैं, 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट है, उसके लिए SWCS पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कब बनाया गया था? 1991 में। आपको ध्यान होना चाहिए ये वही साल है जब इंडिया में LPG रिफॉर्म्स आए थे, इंडिया की इकोनॉमी को खोला गया था। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 5। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलो, व्हेन वाज राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन RFC इस्टेब्लिश्ड? राजस्थान का फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन RFC कौन से साल में इस्टेब्लिश किया गया था? देखते हैं। B 17 जनवरी 1955। कहाँ गया? 17 जनवरी 1955 में इस्टेब्लिश किया गया था भाई। 17 जनवरी 1955 में राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई थी। हिंदी में पढ़ते। राजस्थान फाइनेंस कमीशन की स्थापना 17 जनवरी 1955 में की गई। कार्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम MSME उद्योगों को दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करना। 28 मार्च 1969 को RSIMDC, जिसे आज रिको कहा जाता है, मैंने अभी आपको पूछा था ना रिको कौन से साल में, एग्जैक्ट समय क्या है रिको का, ये पूछ लेगा, देखना कभी। 28 मार्च को रिको की स्थापना की गई थी 1969। और 30 अक्टूबर 1974 यानी 30 अक्टूबर 1974 को RSMML की स्थापना की गई थी। ये सवाल ऐसे पूछ लेता है कई बार। HMT की स्थापना कब की गई थी अजमेर में, बताओ। जिसमें ये रिको वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे याद रखने का तरीका ऐसा है कि गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, तो गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद रिको की स्थापना हुई है राजस्थान में, ठीक है। चलो, व्हाट इज मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट टू अवेल एग्जेम्पशंस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अंडर RIPS 2024? राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 में जो लाए गए हैं, उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या है? देखो, मोटा मोटा इसमें क्या किया था कि इन्होंने बहुत सारे एग्जेम्पशंस दिए थे टैक्स में, और जो गवर्नमेंट ड्यूटी वगैरह लगाती है ना, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, लैंड टैक्स, फलाना टैक्स, जो गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स लगाती है किसी भी नई स्थापित होने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट पे, तो गवर्नमेंट ने कहा, राजस्थान गवर्नमेंट ने, कि आप राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको इन सारे टैक्स में छूट देंगे, इन सारी ड्यूटीज़ में छूट देंगे, बदले में आप राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करो। पर हाँ, उन्होंने एक और बात कही कि ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आप मिनिमम कुछ लेवल का इन्वेस्टमेंट करोगे। तो पूछ रहा है वो इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए मिनिमम, तो इसका सही जवाब है C 50 करोड़। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, विनिर्माण क्षेत्र में 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हो, तभी ये एक्सेम्पशंस आपको मिलेंगे। प्लस 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 अगर आप MSME हो, MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, तो ये एग्जाम्पशन आपको 25 करोड़ से ऊपर पे ही मिलना चालू हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप सामान्य मतलब MSME से बड़ी कोई इंडस्ट्री है तो 50 करोड़ आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। रीज़न समझ में आता है कि MSME को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, वही बात लिखिए। देखो, ये यहाँ एक और सवाल पूछ सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम कब लॉन्च की थी? 8 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की थी, ये बात ध्यान रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यार।
इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देखो मैंने आपको बताया था 75% ऑन स्टेट टैक्सेस, और 7 साल तक के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। कब? जब आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई प्लांट डाला और उसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा है। हालांकि अगर आपकी एमएसएमई है तो 25 करोड़ से ज़्यादा होते ही आपको वो एग्जेम्पशंस मिल जाएंगे। और क्या दे रहे हैं? 100% एक्सेम्पशन दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और मंडी फी के अंदर। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलो, जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया JPMIA, जिसको नोटिफाई किया गया है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन SIR के की तहत। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, इसको कहा गया है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। इसके डेवलपमेंट के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? वो है रीको। रीको जिम्मेदार है। देखो रीको के अभी तक 3 सवाल देख लिए लगभग हमने। रीको कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है इसके साथ, तो इसका मतलब रीको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, क्योंकि सबसे पहले सवाल में हमने देखा कि रिसेंटली रीको ने 19 नए इंडस्ट्रियल पार्क लगाए हैं। रीको का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 28 मार्च 1969 में हुआ था। और अभी रिसेंटली जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसको भी डेवलप कौन कर रहा है? रीको कर रहा है। 154 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में डेवलप कर रहा है जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया को। ठीक है, रीको कर रहा है, 3 फेज में करेगा। और बीडा जो है वो भिवाड़ी को डेवलप कर रहा है। भिवाड़ी कहाँ पर है? अलवर में एक इंडस्ट्रियल एरिया है। आपको पता ही है अलवर NCR रीजन में आता है, तो वैसे ही थोड़ा सा इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है। चलो एक सवाल और पूछ लेता हूँ इसी बहाने आपसे। राजस्थान का हमको पता है, राजस्थान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? एक और दूसरे नंबर पे, यानी राजस्थान के सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मर्स या राजस्थान की GSDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले डिस्ट्रिक्ट, टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम बता दो। पहला डिस्ट्रिक्ट मैं आपको बता देता हूँ, जयपुर है। दूसरे का नाम बता दो। चलो आगे आ जाओ। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफेक्टिव 1 अप्रैल 2025, व्हाट इज़ द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट फॉर अ मीडियम MSME एंटरप्राइज? भारत सरकार ने जो नई डेफिनेशन लेके आई है ना MSME की, तो उसके लिए पूछ रहा है कि उद्यम के लिए अधिकतम निवेश, मध्यम के लिए पूछ रहा है, मीडियम के लिए। 3 तरीके की इंडस्ट्रीज होती है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। क्या हो गया? हटाओ इसको। अरे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, 3 तरीके की इंडस्ट्री होती है। अब ये पूछ रहा है कि आपसे जो मीडियम लेवल की इंडस्ट्री है उसकी अभी क्या हुआ? MSME की नई डेफिनेशन लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, 1 अप्रैल 2025 में लॉन्च की थी। उस नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनकी दो बेसिस पे डेफिनेशन दी जाती है। एक तो इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, और दूसरा टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? कि आपने कितनी सेल की है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? कि सेल, टोटल सेल। इसका मतलब ये नहीं कि कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो। अगर टर्नओवर में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट आ जाता है। सवाल पूछ रहा है कि नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मीडियम की नई डेफिनेशन क्या है। तो मीडियम की नई डेफिनेशन क्या है? अगर आपने इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ तक का किया है और टर्नओवर आपका 500 करोड़ तक का है, तो आपकी MSME मीडियम इंडस्ट्री कहलाएगी। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। पढ़ें आगे। देखो नई लिमिट्स, ये टेबल ध्यान रखना हमेशा, ये सवाल पूछा जा सकता है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज। ये इन्वेस्टमेंट और ये टर्नओवर। $2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो आपकी माइक्रो इंडस्ट्री है। यहीं इसका टर्नओवर अगर 10 करोड़ तक का है, 10 करोड़ तक की सेल की है 1 साल में, तो वो माइक्रो इंडस्ट्री कहलाएगी। दूसरे केस में अगर आपने 2.5 करोड़ से ज़्यादा पर 25 करोड़ से कम तक का इन्वेस्टमेंट किया है,
तो स्मॉल इंडस्ट्री कहलाएगी। पर आपने साल भर में सेल अगर 100 करोड़ से नीचे नीचे की है, यानी 10 से लेकर के 100 करोड़ तक के नीचे नीचे, तो ये स्मॉल इंडस्ट्री कहलाएगी। वहीं मीडियम इंडस्ट्री कहलाने के लिए आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 25 करोड़। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? अभी हमने देखा 125 करोड़ तक का। टर्नओवर की बात करें तो मैक्सिमम 100 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ तक का टर्नओवर हो सकता है। इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होते ही वो मीडियम की कैटेगरी में भी नहीं रहेगा, इनफैक्ट एमएसएमई ही नहीं रहेगा वो। ठीक है, चलो आगे। अंडर द सीएम युवा स्वरोजगार स्कीम, नई स्कीम लेके आए हैं, सीएम युवा स्वरोजगार स्कीम 2026। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोन लिमिट फॉर ग्रेजुएट्स? देखो गवर्नमेंट लेके आती रहती है ऐसी स्कीम, प्रमोशन करना होता है गवर्नमेंट को कि राजस्थान में भी लोग उद्यमी बने, राजस्थान में भी लोग जो है इंडस्ट्री वगैरह स्थापित करें। हम सिर्फ जॉब सीकर ही नहीं रही, सारी बातें पता ही आपको। तो फटाफट मुद्दे पे आते हैं। सीएम युवा स्वरोजगार स्कीम के तहत मैक्सिमम लोन की लिमिट कितनी है? 10 लाख। किसकी बात हो रही है? ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बात कर रहे हैं, है ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 लाख। सर्विस सेक्टर है तो, अगर सर्विस सेक्टर हो तो मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा आपको। देखो उसमें 2 तरीके के लोन मिलते हैं। एक तो वो बच्चा जो क्लास 8वीं से 12वीं में है, और एक वो बच्चा जो ग्रेजुएट हो चुका है, ग्रेजुएट या डिप्लोमा कर चुका है। स्कीम लॉन्च कब की गई थी? 15 जनवरी 2026 को। ठीक है, वो बच्चा जो 8वीं से 12वीं तक है उसको लोन मिलता है अगर वो सर्विस सेक्टर में काम करना चाहता है तो 3.5 लाख का। पर अगर मैन्युफैक्चरिंग जो कि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है उसमें अगर काम करना चाहता है तो उसमें 7.5 लाख तक का लोन मिलेगा। वहीं अगर ग्रेजुएट बंदा है जो ऑब्वियसली थोड़ा मैच्योर होगा इस बच्चे से, तो उसको थोड़ा ज़्यादा मिलता है पैसा लोन के रूप में। उसको सर्विस सेक्टर में अगर काम करना चाहता है तो 5 लाख तक का, और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना चाहता है तो 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा उसको। ठीक है, चलें आगे। राजस्थान में विच कम्युनिटी हैज़ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टॉप एक्सपोर्ट टू राजस्थान एक्सपोर्ट इन ईयर 2024-25? 2024-25 में राजस्थान के निर्यात एक्सपोर्ट में सर्वाधिक किस वस्तु का कंट्रीब्यूशन रहा? सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस वस्तु का हुआ भाई बताओ? जेम्स एंड ज्वेलरी का हुआ क्या, या इंजीनियरिंग गुड्स का हुआ? मेरे हिसाब से जेम्स एंड ज्वेलरी का हुआ है, सबसे ज़्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी का हुआ है। दूसरे नंबर पे इंजीनियरिंग गुड्स का हुआ है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट। तीसरे नंबर पे आपका जो मेटल है, मेटल प्रोडक्ट्स का हुआ है। चौथे पे टेक्सटाइल और 5वें पे हैंडीक्राफ्ट, हमारे हस्तशिल्प। तो राजस्थान के 5 गुड्स जिनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है सिक्वेंशली मैंने आपको बता दिए। यही सारे गुड्स मिला के राजस्थान का लगभग 67% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स है राजस्थान का। देखें अपन, देखो लिखा हुआ है पूरी बात। टॉप 5 सबसे ज़्यादा, अच्छा उल्टा बता दिया क्या मैंने आपको, एक गलती होगी साहब। सबसे ज़्यादा इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। इंजीनियरिंग गुड सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है ना, तो ये रैंक 1 है। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, फिर तीसरे नंबर पे मेटल है, और चौथे नंबर पे टेक्सटाइल, और 5वें नंबर पे हैंडीक्राफ्ट। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या किया? इंजीनियरिंग गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे जेम्स एंड ज्वेलरी, फिर मेटल, फिर टेक्सटाइल, फिर हैंडीक्राफ्ट। एक कोचिंग की इकोनॉमिक सर्वे में इसके लिए ट्रिक भी बताई गई है, उसमें लिखा हुआ था इंग्लिश में टेस्ट है, ENGME टेस्ट है, ये उससे याद रख सकते हो आप। इंजीनियरिंग गुड्स, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, फिर मेटल, फिर टेक्सटाइल, फिर हैंडीक्राफ्ट। अगला आ जाओ। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत वर्ष 2029 तक राज्य का मर्केंटाइज निर्यात लक्ष्य कितना रखा गया है? हाँ, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट क्या होता है? 2 तरीके के एक्सपोर्ट होते हैं। एक्सपोर्ट में हम क्या क्या चीज़ों का निर्यात कर सकते हैं? गुड्स का, वस्तुओं का कर सकते हैं, और सर्विस का कर सकते हैं। जब हम दोनों का ही, सर्विस यानी सेवा का, दोनों को ही एक्सपोर्ट करते हैं
तब तो इन जनरल टर्म एक्सपोर्ट यूज़ की जाती है। पर अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ गुड्स के, यानी सिर्फ वस्तुओं के निर्यात की बात करें जिसमें सेवाएं इंक्लूड नहीं होती, तो इस तरीके के निर्यात को एक्सपोर्ट को बोला जाता है मर्केंटाइज, लिखा हुआ है मर्केंटाइज एक्सपोर्ट। अब ये बोल रहा है कि राजस्थान का मर्केंटाइज एक्सपोर्ट टारगेट साल 2029 तक कितना है, तो उसका सही उत्तर है 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ काफ़ी बड़ी कीमत है भाई। 1.5 करोड़ कितना होगा, ये तो हो गया 1.5 लाख, और इसके आगे करोड़ के हिसाब से 7 जीरो और लगा दो भाई साहब। बड़ी भारी अमाउंट है यार ये। इस अमाउंट में अपने को एक्सपोर्ट करने के लिए सोच रहे हैं अपन, कब, साल 2029 तक इतना एक्सपोर्ट करना है अपने को। चलो देखो लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने टारगेट किया है 2029 तक 1.5 करोड़ का एक्सपोर्ट करने का। इसके लिए एक पुश फ्रेमवर्क भी अपनाया गया, और नेशनल लेवल पे साल 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करना है। 1 ट्रिलियन कितना होता है, 1 ट्रिलियन कितना होता है बताओ। ट्रिलियन में होते हैं 10⁹, यानी एक के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने डॉलर का एक्सपोर्ट करना है भारत को साल 2030 तक। किसके अंदर, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 मिशन के अंदर। कब तक, ये ध्यान रखना 2047 तक की बात नहीं हो रही है, ये 2030 तक की बात हो रही है। इतना भारत को, और उसमें 2029 तक राजस्थान का कितना होगा वो मैंने भी आपको बताया, 1.5 करोड़। अब आपको लगेगा सर ये तो छोटी अमाउंट है, 1.5 करोड़ बड़ा है, तो राजस्थान पूरे देश से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देगा क्या। अरे नहीं मेरे शेरों, ऐसा नहीं है। यहाँ डॉलर में बोल रहा है ये, तो डॉलर में बोल रहा है तो इसको लगभग आज की रेट में 90 रुपये का $1 है, तो 90 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अब हो गया ना बहुत बड़ा अमाउंट। ये है जो पूरे इंडिया को एक्सपोर्ट करना है साल 2030 तक, ठीक है। और वो भी सिर्फ मर्केंटाइज एक्सपोर्ट, सेवा की बात कर ही नहीं रहे, सर्विस को इंक्लूड किया ही नहीं अभी तक। बस इतना ध्यान रखना, राजस्थान का टारगेट है 1.5 करोड़ का। कब तक है, साल 2029 तक। कौन सी स्कीम के तहत, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 के तहत। अकॉर्डिंग टू राजस्थान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी, एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत कसीदाकारी किस जिले का उत्पाद है। कसीदाकारी बाड़मेर का होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी, कशीदाकारी इस प्रोडक्ट ऑफ बाड़मेर। बाड़मेर की कशीदाकारी फेमस है। बीकानेर का जो है बीकानेरी नमकीन फेमस है। जैसलमेर का पीला पत्थर यानी येलो स्टोन और उसके प्रोडक्ट्स वो फेमस है। जोधपुर का वुडन फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर जो है वो फेमस है, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत हर डिस्ट्रिक्ट की कुछ एक यूनिक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उस पोटेंशियल को अचीव करेंगे। कशीदाकारी आपके बाड़मेर से सेलेक्ट की गई, ठीक है। जैसलमेर का क्या है, येलो स्टोन और उसके प्रोडक्ट्स। जोधपुर का वुडन फर्नीचर। और बीकानेर वाले बेचारे नमकीन खाते रहते हैं, बीकानेरी भुजिया, इनको नमकीन खिलाओ। चलो, राजस्थान में कौन सा, हाँ अच्छा, ऐसा कौन सा मिनरल है जिसका एकमात्र उत्पादक राजस्थान है, यानी वो मिनरल जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में मिलते हैं अगर पूरे देश की बात करें तो बताओ कौन कौन से हैं वो मिनरल। वो है आपके कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, सेलेनाइट और वुलेस्टोनाइट। ये ऐसे मिनरल है जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में मिलते हैं। कैल्साइट चांदी, प्राकृतिक जिप्सम, सेलेनाइट और वोल्स्टोनाइट, ये ऐसे मिनरल हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में मिलते हैं। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे
मिनरल्स हैं जिसमें राजस्थान टॉप प्रोड्यूसर है। पर ये नाम ध्यान रखना, कैल्साइट चांदी यानी सिल्वर, नेचुरल जिप्सम जो मिलता है बीकानेर रीजन में मिलता है, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में मिलते हैं भारत में। केवल राजस्थान ही इनका प्रोड्यूसर है। 100% सोल प्रोड्यूसर ऑफ ये सारे नाम बताया आपको। राजस्थान में 82 मिनरल्स का भंडार है, जिसमें से हम अभी केवल 57 को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि ऐसे कई और मिनरल्स हैं इनके अलावा जिसमें राजस्थान देश का टॉप प्रोड्यूसर है, अमोंग टॉप 3 आता है। क्या है वो? है लीड और जिंक, है ना। सीसा और जिंक को क्या बोलते हैं? लीड और जिंक ही लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो कोई नहीं। मार्बल के भी हम टॉप प्रोड्यूसर हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों सिर्फ राजस्थान में ही होते हैं, दूसरे स्टेट्स में भी होते हैं। पर कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में होती है। एक बार फिर से ऑडियो विजुअल चेक कर लेता हूँ मैं। विजुअल चेक कर लेते हैं, इसमें भी होते हैं। पर कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में होती है। एक बार फिर से ऑडियो विजुअल चेक कर लेता हूँ मैं। चलो, ऑल ओके गाइस, लेट अस कंटिन्यू। सवाल नंबर 14, 14th क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है? अंडर राजस्थान, अच्छा ये नहीं है, सॉरी। हाँ, अंडर राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2024 कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है माइनिंग सेक्टर का जीएसडीपी में? माइनिंग सेक्टर वैसे आपको पता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। अब ये पूछ रहा है कि जो नई पॉलिसी आई है राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2024, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि जो खनन क्षेत्र है माइनिंग 2046-47 तक, 2046-47 तक कितना कंट्रीब्यूशन करेगा जीएसडीपी में? तो वो 8% करेगा साहब, ध्यान रखना। 8% कंट्रीब्यूशन का टारगेट रखा गया है। कौन सा सेक्टर? खनन या माइनिंग सेक्टर। किस में? आपके राजस्थान के कंप्लीट जीएसडीपी में। तो अभी कितना है? अभी 3.5% के आसपास है। देखो, 8% जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन करना है 2046-47 तक, 2046-47 तक। और अभी कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? 3.4%। 2029 तक का टारगेट कितना है? 5%। और 2047 या 46-47 तक का टारगेट है 8%। Under the Rajasthan AMSAND policy 2024, what is the target percentage for AMSAND usage in government projects by 2028-29? गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जिन पे काम हो रहा है, उसमें एक एमसेंड पॉलिसी लेके आई थी गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी। तो उसमें इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई राजस्थान गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें जितनी भी सैंड या रेत का इस्तेमाल होगा ना, उसमें से कुछ परसेंट रेत एम सैंड होनी चाहिए। मतलब नेचुरल सैंड नहीं होनी चाहिए जिसका निर्माण, एक तो नेचुरल सैंड होती है जिसका निर्माण क्या होता है, नदियों का दोहन करके किया जाता है। इससे क्या है, नदियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और एक होती है एम सैंड जिसका निर्माण प्लांट्स में किया जाता है, पत्थरों को तोड़ के उनका चूरा बना के सैंड बनाई जाती है। तो इस एम सैंड का कुछ पर्टिकुलर पार्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा। कितना परसेंटेज डिसाइड किया गया है? 50%। ठीक है, 50%। टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन रिवर सैंड द यूजेज ऑफ एम सैंड इंक्रीज। पहले 25% तक की लिमिट थी, मतलब इतना तो करना ही है। अब कह दिया कि नहीं, अब 50% तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा एम सैंड।
कब तक की टाइम लिमिट दी गई है? 2028-29 तक की टाइम लिमिट दी गई है। अभी राजस्थान में 36 एम सैंड यूनिट चल रही है और इनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट 75% स्टेट टैक्स का रीइंबर्समेंट भी देती है अगले 10 सालों के लिए। नेक्स्ट आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान टू इंडियाज टोटल क्रूड ऑयल? राजस्थान के टोटल क्रूड ऑयल का कितना परसेंटेज राजस्थान प्रोड्यूस कर रहा है? 12% कर रहा है। 12% ऑफ टोटल इंडियन डोमेस्टिक क्रूड ऑयल। बाड़मेर, सांचौर बेसिन, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या इसके प्रमुख उत्पादक है। राजस्थान अपने कुल घरेलू उपयोग का केवल 12% ही उत्पादित करता है, सॉरी भारत, और 88% आयात होता है, और इस 12% का भी 12% राजस्थान से आ रहा है। अगला आ जाओ, क्या कह रहा है? पचपदरा बालोतरा स्थित HRRL रिफाइनरी प्रोजेक्ट में राजस्थान सरकार और HPCL की भागीदारी किस रेशियो में की गई है बताओ? पचपदरा जो रिफाइनरी है उसमें क्या क्या रेशियो में कंट्रीब्यूशन किया गया है? उसमें HPCL की तो 74% है और राजस्थान सरकार को का 26% शेयर है। बी आंसर है। जॉइंट वेंचर है, इसमें HPCL का 74% स्टेक है और राजस्थान गवर्नमेंट का 26% है। 9 MMT है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन इंडिया इंटीग्रेटेड विद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023 जो हुआ है जून 2024, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट राजस्थान में कितनी है बता दो? कितनी है भाई? 4.7% है। फोर पॉइंट सेवन परसेंट है। 22-23 से थोड़ी सी कम है। इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है पिछले साल की तुलना में। और अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखें तो 67.6% है। यानी हमारी अगर 100 लोग राजस्थान में रहते हैं जिनकी एज है काम करने की, यानी वो 15 से 15 से आपके 60 वर्ष तक की आयु के लोग हैं, तो उस आयु के लगभग 67.6% लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है? 3.5%। तो पूरे इंडिया से भी ज़्यादा है देखा जाए तो राजस्थान की अनएम्प्लॉयमेंट रेट। चलो नेक्स्ट आ जाओ, सवाल नंबर 19। व्हाट इज द शुभ शक्ति योजना, अंडर द शुभ शक्ति योजना व्हाट इंसेंटिव अमाउंट इज प्रोवाइडेड टू एम्पावरमेंट ऑफ यंग एडल्ट अनमेरिड डॉटर्स ऑफ रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर? जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं ना हमारे मजदूर वगैरह जो होते हैं, उनकी बेटियों के लिए जो कि अनमेरिड है, जिनकी शादीशुदा बेटियों की शादी नहीं हुई है पर बेटियां वयस्क हो चुकी है, 18+ की आयु से ज़्यादा हो चुकी है, उन बेटियों को उनकी एजुकेशन या उनका एम्पावरमेंट करने के लिए कुछ अमाउंट देती है सरकार। तो कितना अमाउंट देती है बताओ? सरकार 55,000 रुपये देती है उनके लिए इस स्कीम के तहत। स्कीम का नाम है शुभ शक्ति योजना। शुभ शक्ति योजना रन फॉर लेबर वेलफेयर। 55,000 तक का जो है इंसेंटिव दिया जाता है एडल्ट अनमेरिड डॉटर टू मेक देम सेल्फ रिलायंट। आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको 55,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है। चलो एक और पॉइंट है देख लो भाई, अगर लड़की का जन्म होता है प्रसूति, तो उसके जन्म के लिए मतलब जन्म के दौरान उसके बाद गवर्नमेंट 21,000 रुपये देती है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान रोजगार नीति 2026 के मिशन
के तहत मार्च 2029 तक कितने नए रोजगार पैदा करने हैं गवर्नमेंट को, बताओ भाई। गवर्नमेंट को 15 लाख नए रोजगार का सृजन करना है साल 2019 तक। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2026 में लेके आई गवर्नमेंट। इसका पर्पस क्या है? 15 लाख नए रोजगार क्रिएट करना। कब तक? साल 2029 तक। और ओवरऑल पूरे देश की इकोनॉमी जो है वो 300 बिलियन यूएस डॉलर बनाना। कब तक? साल 2030 तक। ठीक है, और बस 2 सवाल और है, फिर हो गया पूरा चैप्टर। खेल उत्कृष्टता यानी स्पोर्ट्स एक्सीलेंस को बढ़ावा देने के लिए राज्य में शुरू किए गए मिशन ओलंपिक 2028 के तहत कितने एथलीटों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा? कितने एथलीटों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो 50 एथलीटों को सेलेक्ट करेंगे, उन 50 एथलीट्स को ट्रेन करेंगे ग्लोबल लेवल पे। अंडर मिशन ओलंपिक्स 2028 50 टॉप एथलीट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, उनको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सपोर्ट देंगे। और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है जयपुर में, मतलब चल रहा है काम, 20 करोड़ रुपए का, जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी 150 एथलीट्स को। ठीक है, हालांकि अभी सवाल जो पूछ रहा है उसका आंसर है 50 एथलीट्स। स्पोर्ट्स एक्सीलेंस, कितने एथलीट्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाएगी? 50। पर्पस क्या है कि जैसे राजस्थान जो है, सॉरी जैसे हरियाणा जो है ना, देश में टॉप पे आता है एथलीट्स वगैरह को सपोर्ट करना हो, या एथलीट्स अगर भारत में आज देखा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? हरियाणा में। क्यों? हरियाणा ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है वहाँ के एथलीट्स को। तो अब राजस्थान भी उसी नक्शे कदम पे, राजस्थान भी क्या कह रहा है कि यार हम भी जो है अपने लोगों को कुछ ना कुछ, अपने एथलीट्स को प्रमोट करने के लिए उनके ऊपर थोड़ा खर्चा करेंगे, अच्छी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ऐसा। ठीक है, आखिरी सवाल है, देख लो। अच्छा 25 सवाल है, सॉरी, दो तीन और है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, नाम से ही पता लग रहा है क्या काम करती होगी ये योजना, है ना। योजना के तहत उद्यम स्थापना पर कितनी मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है? वो दी जाती है 25 लाख रुपए तक की। 25 लाख की मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है। SC/ST कम्युनिटीज़, देखो ऐसे उद्यम या ऐसे एंटरप्रेन्योर या ऐसे एंटरप्राइज, ऐसे उद्यम जिसमें 51% ओनरशिप ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की हो जो SC या ST समुदाय से बिलोंग करते हैं, ऐसे एंटरप्राइज को क्या बोला जाता है? ऐसे एंटरप्राइज को बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम। और ऐसे उद्यम जो है, आदिवासी दलित उद्यम जो है, ये इस स्कीम के अंडर में आते हैं। और इस स्कीम के अंडर में अगर वो आते हैं तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है, कितने की? 25 लाख रुपए की। ठीक है, चलो आगे। PM विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को मिलने वाले कोलेट्रल फ्री लोन, कारीगरों को जो लोन मिलता है PM विश्वकर्मा स्कीम के तहत, उसकी पहली और दूसरी किस्त की मैक्सिमम लिमिट क्या है? मतलब मैक्सिमम कितना कितना लोन मिल सकता है? तो इसकी पहले में 1 लाख तक का लोन मिल जाता है पहली किस्त में, और दूसरी किस्त में 2 लाख तक का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंडर द स्कीम 5% कंसेशन इंटरेस्ट रेट, है ना, अ लोन ऑफ ₹1 लाख, जो कि शुरुआती 18 महीनों के लिए दिया जाता है। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इतना मिलता है, दूसरा 30 महीनों तक के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जो कि सेकंड इंस्टॉलमेंट कहलाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट 2% सब्सिडी और देती है लोन पे। कुल मिलाकर के PM विश्वकर्मा स्कीम के तहत पहले में 2 किस्तों में लोन दिया जाता है, जिसमें पहली किस्त 1 लाख तक की,
दूसरी किस्त मैक्सिमम 2 लाख तक की हो सकती है। देखो ये अपन ने क्या किया, अपन ने कुछ सवाल, मात्र 25 सवाल में दोस्तों 1 घंटा भी नहीं लगा होगा शायद अपने को, पर 25 MCQs के तहत अपन ने पूरा चैप्टर 5 उड़ा दिया। आपने पूरा चैप्टर 5 निपटा दिया, पूरा चैप्टर 5 उड़ा दिया है दोस्तों, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वैसे भी सवाल जवाब के माध्यम से चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा बैठती है। अगर नोवेल की तरह पढ़ने लगोगे तो सो जाओगे, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, समझ में कुछ आएगा नहीं, याद कुछ रहेगा नहीं। इसलिए चीज़ों को सवाल जवाब बना करके पढ़ो, MCQs बना करके पढ़ो, ठीक है। वेयर वॉज फर्स्ट प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 बनाया गया और एक पॉलिसी भी लॉन्च की गई। तो ऑब्वियसली आप अगर सारे ऑप्शन देखोगे तो समझ में आ रहा है कि पॉलिसी का नाम तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए, प्रवासी राजस्थानी पॉलिसी 2025, है ना। और दिवस कहाँ मनाया गया, सीतापुरा जयपुर, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर है सीतापुरा में, वहाँ इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। JCC ऑर्गेनाइज्ड बाय राजस्थान फाउंडेशन, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और रिको। प्रवासी राजस्थानी पॉलिसी 2025 ये लॉन्च की गई, जिसके 5 पिलर है। क्या है, ABCDE, मतलब एक्सेलरेट, ब्रिज, सेलिब्रेट, ड्राइव और इंश्योर। देखो हम इतना एंटरटेन क्यों कर रहे हैं हमारे प्रवासियों को, प्रवासी मतलब वो NRI या वो लोग जो राजस्थान से निकल करके बाहर विदेशों में चले गए। द थिंग इज़ उन्होंने वहाँ जा कर के बढ़िया जम के अगर पैसा कमा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए हम उनको जो है फैसिलिटेट करते हैं, उनके लिए ये सारी स्कीम लेके आते हैं, उनके लिए ये सारे आयोजन करते हैं, जैसे JCC में कर रहे हैं। आज का आखिरी सवाल बता दो, पढ़ो पहले तो। व्हाट इज़ द प्रोविजन ऑफ कैपिटल ग्रांट फॉर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडर राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025। एक पॉलिसी लेके आई गवर्नमेंट, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, उसमें कुछ ग्रांट देगी गवर्नमेंट। तो ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम ग्रांट कितनी हो सकती है, तो इसका सही जवाब है 5 से लेकर के 50 करोड़ तक की ग्रांट, यानी 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, 25%। पॉलिसी का नाम क्या है, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के तहत साइलो, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, ड्राई पोर्ट आदि के लिए फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 25% तक का अनुदान सरकार देगी, या फिर अगर पैसे की टर्म्स में बात करें तो 5 से 50 करोड़ रुपए दिया जाता है। ये 10 साल में वितरित किया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों 25 सवाल पूरे होते हैं। आज के हमने इन 25 सवालों के थ्रू हमने एक बहुत बड़ा चैप्टर 5 कंप्लीट करने की कोशिश की है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये सवाल भी हमको याद रह जाए तो चैप्टर 5 के में से अगर ज़्यादा सवाल भी आते हैं तो ज़्यादातर सवालों को हम कर पाएंगे। मैं मानता हूँ कि ढंग से 25 MCQ को पढ़ लेना भी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बिना ढंग के या बिना सीरियसली पूरे चैप्टर 5 की जो है 5 दिन तक रीडिंग लगाते रहो, तो भी कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकलेगा। अपना पर्पज़ है सिलेक्शन लेना, अपना पर्पज़ है सवाल सही करना। तो पूरे चैप्टर में से सवाल वाकई में कौन से बन सकते हैं, वो मॉडल सवाल आपके सामने बना के रखे थे और उनको सॉल्व करवाया MCQ के थ्रू, ठीक है। तो दोस्तों चैप्टर 5 मेरी तरफ से कंप्लीट है। क्विकली हमने देख लिया, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पढ़ लिया, और जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।